बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और दिन तो आपका बड़ा बेहतरीन गुजरा होगा। और दुआ है, उम्मीद है कि आज का दिन आप सबके लिए, हम सबके लिए खुशियों और कामयाबियों से भरपूर हो। मैं हूँ बंदा नाचीज को कहते हैं ज़हर मलिक और आज से प्रोग्राम में मेरा साथ दिया करेंगे माहम जाहिद जी। बिल्कुल, वो कहते हैं ना तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। तो माहम जाहिद आ नहीं रही, माहम जाहिद आ गई है। तो नाज़रीन, वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं कि आप का मूड जो है बहुत खुशगवार होगा और आपके दिन की शुरुआत हो चुकी होगी। और अगर नहीं हुई है तो हम आपको बता देते हैं कि लाहौर का जो मौसम है बहुत ही औसम है। खुशगवार मौसम में एक गर्मा गर्म कप जो है वो चाय का अपने हाथ में लें और सुनो न्यूज़ को ट्यून करें और सुनो पाकिस्तान देखें, क्योंकि हम आपकी जो सुबह है वो आज बहुत ही स्पेशल बनाने वाले हैं। और मौसम की अगर हम बात कर लें तो लाहौर का मौसम जो है बहुत ज़बरदस्त हो चुका है। मुसलसल बूंदाबांदी हो रही है 24 घंटे से और गर्मी और हब्स का जोर टूट चुका है और अब तो हल्की हल्की ठंड भी लगना शुरू हो गई है। बिल्कुल जी, और आपने देखा होगा, अच्छा ये बड़ी खुशगवार तब्दीली आई, वहाँ एसी बंद हो गए। खुशगवार तब्दीली आई है। मौसम के साथ साथ माहम भी आ गए। मौसम की खुशगवार तब्दीली की भी बात करें, दूसरी तब्दीली भी अच्छी है और बड़ी मुस्बत साबित होगी। लेकिन आप देखें अब पंखे चलना शुरू हो गए हैं। देखिए एसी जो है ना फिलहाल बंद है, लेकिन यहाँ पर आपको पता मजबूरी है, हमें चलाना पड़ेगा और जरूरत भी है। खैर, मानसून का 8वां स्पेल है जो कि चल रहा है और मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त शदीद बारिशें बरस रही हैं। बारिश कहीं पर रहमत तो कहीं पर आवाम के लिए सहमत बनी हुई है और ऐसे में भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल, आइंदा मौसम क्या रंग दिखाने वाला है, इस पर आपके साथ मुकम्मल डिटेल हम शेयर करें। जी बिल्कुल, और मौसम के साथ साथ अगर सियासी मंजरनामे की बात करें तो इस पर भी नजर डालेंगे। 9 मई के केसेस और अंदरूनी इख्तलाफात के बाइस पीटीआई जो है वो शदीद मुश्किलात का शिकार है। पार्टी में इख्तलाफात जो हैं वो उभर कर सामने आ रहे हैं और पीटीआई में हम देख रहे हैं कि क़यादत और सियासी बयानिए का फुकदान क्यों है, इस पर भी खुसूसी तज्जिया होगा। और इसके साथ साथ हम सेहत के हवाले से भी बात करेंगे कि घुटनों के क्या मसाइल हैं जो आजकल तेज़ी से बढ़ रहे हैं, स्पेशली नौजवानों में, और घुटनों की तब्दीली क्या मुमकिन है और इसका ऑपरेशन कितना महफूज होगा। इस पर जनाब हम बात करेंगे ऑर्थोपेडिक सर्जन से जो हमारे साथ खुसूसी गुफ्तगू करने वाले हैं। बिल्कुल जी, और बहन की विरासत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का जो बड़ा फैसला है उसे भी डिस्कस करेंगे। ये फैसला समाजी रवैये तब्दील करने में कितना वाइटल रोल प्ले कर सकता है और विरासत में बहन के हिस्से के शरई अहकाम क्या हैं, इस पर बात करने के लिए मारूफ मजहबी स्कॉलर हमें ज्वाइन करेंगे। और उसके साथ हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि अब कोई भी पाकिस्तानी सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग मॉड्यूल के बगैर बैरून मुल्क नहीं जा सकेगा। ये ट्रेनिंग है क्या और हुकूमत इस पर जोर क्यों दे रही है, इस पर एक्सपर्ट की राय आपके साथ शेयर। और इसके साथ साथ जनाब हम बात करेंगे प्रोग्राम में मौसमी बुखार की, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। बुखार, जो मौसमी बुखार है वो कैसे होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है और इसके इलाज कौन कौन से हैं, घरेलू टोटके मुफीद साबित हो सकते हैं इसमें। इस पर जी हम मारूफ हर्बलिस्ट हमारे साथ होंगी। इसके अलावा और जो खबरें हैं और जो स्टोरीज हैं जो सोशल मीडिया पर धूम मचा रही हैं, इसके साथ साथ इस पर भी हम बात करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। बिल्कुल जी, ये सब कुछ होगा आज के प्रोग्राम में। तो बड़ा जबरदस्त होने वाला प्रोग्राम और बड़ा मजा आने वाला है। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं वेदर के हवाले से अपडेट्स हासिल करते हैं। जी बिल्कुल, अब हम चलते हैं और मौसम की सूरत हाल जानते हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों का जोरदार स्पेल जारी है। महकमा मौसमियात ने आज कश्मीर और शिमाल मशरकी पंजाब में शदीद बारिशों की पेशगोई की है, जबकि बालाई खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान में चंद एक मकामात पर बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। ताहम मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। और अब नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं बुलंदो बाला पहाड़ों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहां पर बेशतर इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। गिलगित में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29 और कम से कम 16 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू का रुख करें तो ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर जो है वो 20 और कम से कम 11 डिग्री रहने की तवक्को जाहिर की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। और अब रुख करते हैं जन्नत नजीर वादी कश्मीर का, जहां वादी के बेशतर इलाके बादलों की लपेट में रहेंगे। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 30 और कम से कम 20 डिग्री रहने का इम्कान है। श्रीनगर में ज्यादा से ज्यादा पारा 20 और कम से कम 14 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ
बारिश की पेशगोई की है। और अब बात करते हैं गंधारा तहजीब के मरकज खैबर पख्तूनख्वा की, जहां सूबे के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में ज्यादा से ज्यादा हम देख रहे हैं कि दर्जा हरारत 36 और कम से कम 26 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात में ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 29 और कम से कम 15 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर, सवात, कोहिस्तान, शांगला, मानसहरा, बटग्राम, बुनेर, मालाकंड, कोहाट, औरंगज़ई, हंगू और वजीरिस्तान समेत गिरदोनवाह में बारिश का इम्कान है। और अब नजर डालते हैं 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब के मौसम पर, जहां बारिशों के बाद तकरीबन तमाम दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल है, जहां गिलियात से लेकर डीजी खान तक बादल ही बादल छाए हुए हैं। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की अगर हम बात करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 27 और कम से कम 24 डिग्री रहने का इम्कान है। लाहौर के बाद शहर बेमिसाल इस्लामाबाद की अगर हम बात करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा पारा 30 और कम से कम 23 डिग्री रहने की तवक्को है। जबकि मुल्तान की अगर हम बात करें तो ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 35 और कम से कम 26 डिग्री का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान खित्ता पोटोहार और बालाई और जनूबी पंजाब में बारिशों की पेशगोई की है। और नाज़रीन, रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे बलोचिस्तान की तरफ लिए चलते हैं आपको, जहां अक्सर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। फलों के शहर कोयटा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर दर्जा हरारत 34 और कम से कम 17 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात बारखान, जोब, मूसाखेल, लोरालाई, आवरान, लसबेला और गिरदोनवाह में तेज हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। और आखिर में आपके साथ शेयर करते हैं सिंध का मौसम, जहां सूबे के बेशतर अजला में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। शहर कायद कराची का ज्यादा से ज्यादा जो टेम्परेचर है वो 32 और कम से कम 27 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि हैदराबाद में ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर जो है वो 38 और कम से कम 28 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान घोटकी, सक्खर, खैरपुर, थरपारकर, उमरकोट, सांगड़ और गिरदोनवाह में बारिश की पेशगोई की है। मुल्क भर में मानसून का 8वां स्पेल जारी है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बारिश तो कहीं पर सैलाबी सूरत हाल है। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर इलाकों में तूफानी बारिशों का इम्कान जाहिर किया है और मुतादिद शहरों में अर्बन फ्लडिंग जबकि पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का अलर्ट जारी कर दिया गया। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि भारत तो आबी जारियत करता ही है। भारत की जानिब से पानी जो छोड़ा गया है उससे दरिया बिफर गए हैं और नदी नालों में हम देख रहे हैं तोगयानी आ गई है। दरियाए सतलुज के कई मकामात हैं जहां पर हिफाजती बंद टूट गए हैं, दर्जनों बस्तियां डूब गई हैं, हजारों अफराद बेघर हो चुके हैं, जबकि सैकड़ों एकड़ पर जो खड़ी फसलें हैं वो भी तबाह होने की इतलात सामने आ रही हैं। और दरियाए सिंध में भी कालाबाग और चश्मा के मकामात में जो हम देख रहे हैं कि सैलाबी सूरत हाल है। दरियाए तवी से पानी का बड़ा रैला दरियाए चनाब में दाखिल हो चुका है, जिससे गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, चिन्योट और झंग के मुतासर होने का खदशा है। हेडमराला और खानकी के मकामात पर दरमियाने दर्जे, जबकि नाला डेक में जफरवाल के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरिया रावी में जसड़ के मकाम पर पानी की सतह बुलंद हो गई है और शादरा के मकाम पर पानी का बहाव 45,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। जबकि दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि हालिया जंग के बाद पहली मर्तबा भारत की जानिब से सैलाबी सूरत हाल पर सिफारती सतह पर राबता किया गया है। भारतीय हाई कमीशन ने हुकूमत पाकिस्तान को दरियाओं में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से आगाह कर दिया है और पाकिस्तान ने भारत की जानिब से सैलाब की वार्निंग्स सिंध टास्क कमीशन के बजाय सिफारती चैनल्स के जरिए देने पर तशवीश का इजहार किया है और एक बार फिर से वाज़ेह कर दिया कि भारत मुआहिदे की तमाम शिकों पर मुकम्मल अमल दरामद का पाबंद है। सिंध टास्क मुआहिदे को मुअत्तल करार देना बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। दूसरी जानिब भारत की तरफ से जो आबी जारियत की जा रही है, सिंध टास्क मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की जा रही है और पाकिस्तान बारहा कह चुका है कि ये हमारे लिए जी जंग तस्वुर होगी अगर आप हमारा पानी रोकेंगे। और जिस तरह से अब भारत ने पानी छोड़ दिया है इसकी वजह से भी काफी परेशानियां हमें देखने में आप ठीक कह रही हैं। अगर पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया है कि सिंध टास्क मुआहिदे की अगर आप खिलाफ वर्जी करेंगे, अगर आप हमारा पानी रोकेंगे तो फिर ये हमारा नेशनल वाइटल इंटरेस्ट है और फिर हम इसके लिए जो है वो भरपूर तरीके से आपको इसका जवाब भी देंगे, अस्करी सतह पर इसका जवाब आपको देंगे और जिस हद तक हमें जाना पड़ा हम ज़रूर जाएंगे। और इस वक्त हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, आपको एक बार फिर से वेलकम करते हैं। ज़हीर अहमद बाबर साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा कि मुल्क भर में मानसून का 8वां स्पेल जारी है, इस वक्त सबसे ज़्यादा खतरा किन इलाकों के अंदर मौजूद है अगर देखा जाए तो?
देखिए बिल्कुल, इस वक्त तो हमारे जो ईस्टर्न रिवर्स हैं उसके अंदर जो है वो काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। इसमें सतलुज रिवर है जिसका आपने जिक्र किया था कि वो उसका जो फ्लोज हैं एक्सट्रीमली हाई हैं, जो कि गंदा सिंह वाला पे हैं। इसी तरह चनाब और रावी पे भी हाई फ्लड सिचुएशंस हैं। तो ओवरऑल रेनफॉल तो इतनी ज़्यादा पाकिस्तान के ज़्यादातर हिस्सों में एक्सपेक्टेड नहीं है। सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ पंजाब हैं, कश्मीर के हिस्से हैं। इसमें अगले 2 दिन के दौरान जो है वो गरज चमक के साथ बारिश और ख़ासतौर पे कश्मीर के एरियाज में, पंजाब के एरियाज में जो है वो बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। जो क्रिटिकल सिचुएशन है वो रिवर्स के हवाले से है। रिवर्स जो हैं वो इस वक्त हाई फ्लड की सिचुएशन में हैं, ख़ासतौर पर जो हमारे बिल्कुल रिम स्टेशन हैं वहाँ पे। तो जो दरियाओं के किनारे रहने वाले लोग हैं उनके लिए जो है वो यही है कि वो अपने आप को सेफ पोजीशंस पे ले जाएं, और जो भी अलर्ट्स वार्निंग्स मेट ऑफिस इशू कर रहा है या लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज इशू कर रही हैं तो उसको जरूर मद्देनजर रखें। सही। अच्छा सर, हम देख रहे हैं कि तसलसल के साथ बारिशें हो रही हैं, तो क्या ये स्पेल अपने उरूज पर है या मजीद शिद्दत इख्तियार करेगा, या आइंदा दिनों में आप क्या देख रहे हैं कि इसकी शिद्दत में कमी आएगी? देखिए मानसून सीजन जो है वो ऑलमोस्ट 15 सितंबर तक जारी रहता है, और ऑन एंड ऑफ रेन्स जो हैं वो सितंबर में भी होती हैं। तो लेकिन ये है कि 1 सितंबर के बाद इसकी इंटेंसिटी में जो है वो काफ़ी हद तक कमी आ जाती है मानसून रेन की, और उसकी जो सिवेरिटी है, जिसकी शिद्दत है, उसमें भी काफ़ी हद तक कमी आ जाती है। तो मिड सितंबर के बाद होपफुली मानसून सीजन में काफ़ी बेहतरी आ जाएगी और बारिशें जो है कम हो जाएंगी। लेकिन जो रिवर सिचुएशन है, रिवर्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होगी, रिवर फ्लडिंग की वजह से, उसके जो है वो देर पास रात जो है वो महसूस किए जा सकेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, कराची और सिंध के हवाले से देखा जाए तो आइंदा दिनों में बारिशों की क्या सूरत हाल रहेगी, और जिस तरह से हमने कराची में बारिश के बाद जो हालात देखे थे, क्या खुदा न खास्ता दोबारा ऐसी सूरत हाल का खदशा मौजूद तो नहीं? नहीं, कराची, सिंध और बलूचिस्तान के ज़्यादातर हिस्सों में तो ऐसा कोई भी फिलहाल सिग्निफिकेंट रेनफॉल जो है वो एक्सपेक्टेड नहीं है। ज़्यादातर क्रिटिकल सिचुएशन जो है वो पंजाब के फिलहाल इलाकों में जहाँ पे रिवराइन फ्लडिंग का अंदेशे हुए हैं, और खैर पख्तूनख्वा के बलाई पहाड़ी इलाका में जहाँ पे फ्लैश फ्लडिंग और लैंडस्लाइड के अंदेशे हैं। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया चीफ मेट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर ज़हीर अहमद बाबर साहब, आपके वन पाकिस्तान के साथ आप बात कर रहे थे और बता रहे थे कि इस वक्त अगर सिंध और कराची की सूरत हाल देखी जाए तो इस तरह का कोई खदशा मौजूद नहीं है। कराची में जिस तरह हमने हालिया बारिशों के दौरान वहां देखा था सूरत हाल बहुत खराब होगी, आप भी मेंशन कर रही थी। और सिंध वाले तो दुआ करते हैं कि बारिश हो, लेकिन वही वाली बात है ना कि जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है, और ज्यादा पानी आते तो सिंध वालों के लिए मसाइल भी उतने ही ज्यादा होते हैं। ज्यादा पानी आना मसला नहीं है, मसला ये है कि ज्यादा पानी फिर ज्यादा दिन तक खड़ा रहता है, और उसके हवाले से इंतजामिया को हरकत में रहना चाहिए, और इंतजामिया को चाहिए कि फटाफट वो पानी जी साफ करे और लोगों के लिए सहूलत पैदा करे। और दीगर शिमाली इलाका जात में भी हम देख रहे हैं कि लैंड स्लाइडिंग के भी खदशात हैं, वहाँ भी मौसमी सूरत हाल तब्दील हो रही है, और पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज के मसाइल हैं। दीगर मौजूआत भी हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे, और जी सियासत में क्या होने जा रहा है ये भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है ब्रेक के बाद डिस्कस कर लिया जाए तो बेहतर है। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी मुल्की सियासत की। तो हर गुजरते दिन के साथ हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की मुश्किलात जो है वो बढ़ती जा रही हैं। फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के मुकदमे में उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल और शोजब कवल समेत PTI के 59 अफराद को 10-10 साल की सजाएं सुना दी हैं, जबकि फवाद चौधरी और जैन कुरैशी समेत 34 अफराद हैं जिनको बरी किया गया है। और मुश्किलात के साथ साथ तहरीक इंसाफ शदीद अंदरूनी इख्तलाफात का भी शिकार है। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के टिकट पर इलेक्शन लड़ने पर भी PTI में लड़ाई चल रही है। कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर के मामले पर भी तहरीक इंसाफ में अगर देखा जाए तो बड़ी सख्त कन्फ्यूजन इस वक्त पाई जा रही है। बानी PTI ने महमूद खान अचकजई और सेनेटर आजम सबाती को नामजद किया, मगर पार्टी क़यादत उनकी बजाय उमर अयूब और शिबली फराज को वापस लाने की कोशिशें कर रही है। जी बिल्कुल, और हम केसेस की मुश्किलात तो देख ही रहे हैं, लेकिन अंदरूनी इख्तलाफात के बायस PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने पार्टी ओहदे से अलहदगी का फैसला कर लिया। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर पैगाम में लिखा कि जी सेक्रेटरी जनरल का ओहदा छोड़ने का ऐलान करता हूं, और कहा कि बानी PTI से गुजारिश के बाद जल्द ओहदे से अलहदा हो जाऊंगा। जबकि हम देख रहे हैं कि PTI रहनुमा हमाद अजहर ने भी अपने वालिद मियां अजहर की कौमी असम्बली की खाली नशिस्त NA 29
लाहौर से इलेक्शन न लड़ने का उज़ैर ऐलान भी कर दिया उन्होंने। बिल्कुल, और कल के रोज उनकी जानिब से यह ऐलान सामने आया और इस पर भी पार्टी के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा अब बातें हो रही हैं इस मामले को लेकर। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की बात करें तो वहाँ मखसूस नशस्तों पर हल्फ लेने का मामला भी अब नया रुख इख्तियार कर चुका है। स्पीकर KP असम्बली बाबर सलीम सवाती ने गवर्नर से लिए गए हल्फ को गैर आइनी करार देते हुए अरकान को दोबारा हल्फ लेने की हिदायत की थी। ताहम ऑपोजिशन अरकान ने दोबारा हल्फ लेने से इनकार कर दिया। ऑपोजिशन के मुताबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने हल्फ चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर लिया था। ये इख्तियार उन्हें 26वीं आईनी तरमीम के जरिए आइन के आर्टिकल 255 के तहत हासिल है। तो इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार नासिर बेग चुगताई साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो कहिएगा सर कि तहरीक इंसाफ शदीद मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रही है। चाहिए तो यही था कि जो PTI रहनुमा है वो मुश्किल वक्त में इत्तेहाद का मुजाहरा करते और कोई ठोस लाहेअमल इख्तियार करते, लेकिन सूरत हाल जूं की तूं हमें दिखाई दे रही है, इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं। तो आप ये PTI की तकसीम का शिकार क्या समझते हैं? क्या वजूहात हैं, किन वजूहात की बना पर जो PTI है वो इख्तलाफात का शिकार हुई है? थैंक यू मोहम्मद अजीज, गुड मॉर्निंग। ये जो आपका सवाल है ये हम 1 साल 2 साल से कर रहे हैं, इसी पर बात हो रही है कि PTI कहाँ खड़ी है, क्या उसकी स्टैंडिंग है, विदिन पार्टी क्या इख्तलाफात हैं और उन इख्तलाफात में कितने ग्रुप हैं, कितने ग्रुपों में कितने सब ग्रुप हैं और कितने सब ग्रुप्स में कितने स्मॉल ग्रुप हैं। मैं समझ में ये नहीं आता कि एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका लीडर जेल के अंदर है वो इतनी मुंतशिर क्यों है। शायद इसकी वजह ये तंजीम कभी नहीं बन सकी, मुनज़्ज़म कभी नहीं हो सकी ये पार्टी। लेकिन मैं समझता ये हूँ कि कोई ऐसी पार्टी जो मुनज़्ज़म भी ना हो और मसाइल का शिकार हो जाए, वो मसाइल से 2-4 होने के बाद मुनज़्ज़म हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। उसके जो कारकुन हैं वो यकजा हो जाते हैं। मैं पीपल्स पार्टी की मिसाल दूंगा आपको। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गिरफ्तारी और सज़ा के दौरान वो जिस तरह मुनज़्ज़म हुए, जिस तरह इकट्ठे हुए, जिस तरह उन्होंने काली भीड़ों को बाहर निकाल के पार्टी को खड़ा किया, वो एक मिसाल है हमारे सामने। नवाज शरीफ की मिसाल आपके सामने है कि वो जिला वतन हुए, बेनज़ीर जिला वतन हुई, पार्टी कायम रही, पार्टी की स्ट्रगल चलती रही। यहाँ बिल्कुल उल्टा है। यहाँ उल्टा सूरत हाल ये है कि बानी पीपल्स पार्टी PTI जो भी फैसला करते हैं अब उसकी मुखालफत होने लगी है। उन्होंने फैसला किया कि हम ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। ये बिल्कुल एक मेरा ख्याल है नॉन पॉलिटिकल अब पॉलिटिकल फैसला था, ये गैर सियासी फैसला था ये, और जिसकी यकीनी तौर पर लोगों ने मुखालफत की, सियासी कमेटी ने फिर वापस गया, फिर उस पर तरमीम हुई वगैरह वगैरह। जी ताज़ा तरीन सूरत हाल जो थी, जो आप मुझे बता रही हैं, उसमें अलीमा खान का और सलमान अकरम राजा का झगड़ा होता है। तो ये झगड़ा भी अजीब व गरीब है। अलीमा खान और सलमान अकरम एक ही ग्रुप में शामिल हैं, उस सब ग्रुप में शामिल हैं PTI के। वो आपस में लड़ पड़े। जी ये कहा जाता है कि उनको बेगैरत भी कहा गया, बेशरम भी कहा गया। ये तीसरा इस्तीफा है उनका, तीसरी बार इस्तीफा दिया है और अब जाएंगे वो बकौल उनके अप्रूवल लेने के लिए बानी PTI से। तो सर क्या लगता है कि इस बार जो है इस्तीफा मंजूर कर लिया जाएगा बानी PTI की जानिब से सलमान अकरम राजा साहब का, या फिर इस्तार किया जाएगा कि नहीं आप जमात में ही रहें? नहीं, मेरा ख्याल है हाथ शफकत का हाथ रखा जाएगा। अच्छा, कहा नहीं, इससे पहले भी ये हो चुका है। एक बार अलीमा खान ने एक सियासी बात की थी और बाद में इमरान खान साहब ने कहा था अपनी बहन से कि आप सियासी बात ना किया करें, आपका ताल्लुक नहीं सियासत से कोई। तो ये सब कुछ होने के बावजूद मेरा ख्याल अलीमा खान ज़्यादा इस वक्त दर्द में, दुख में, दोनों बेटे उनके कस्टडी में और पुलिस कस्टडी है, तो उसके वजह वो परेशान में, इसी वजह से उनका झगड़ा हुआ कल परसों सियासी कमेटी के इजलास में। नासिर साहब ये कहना दुरुस्त है, यकीनन अलीमा खान साहिबा इस वक्त मुश्किल में तो है ही, लेकिन क्या ये कहना दुरुस्त है कि उनका पार्टी के अंदर वो असर उस तरह से नहीं है ना अपने भाई पर? क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर विशाल यूसुफजई जो हैं उन्हें टिकट भी ना मिलता, वो सेनेटर भी ना बनती। आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल यही पॉइंट था जो मैं लाना चाह रहा था कि उनका असर भी नहीं है, उनकी जगह भी नहीं है पार्टी में। वो एक ख़ानदानी
बहन है वो एक बहन है। जैसे हमारे यहाँ बहुत सी खवातीन हैं, मोहतरम खवातीन हैं जी, जो अपने भाइयों के लिए, अपने वालिदैन के लिए बाहर निकलती हैं और फिर उसके बाद वो सिर्फ अपने भाई की बात करती हैं, कोई पॉलिटिकल बात नहीं करती। तो उनका असर रसूख तो है, आप समझते हैं उनका असर रसूख है, क्योंकि इख्तिलाफात तो उनकी वजह से बढ़ रहे हैं। बिल्कुल है, उनका अपना एक ग्रुप मौजूद है। जैसे मैंने कहा कि सलमान अकबर राजा उनके ग्रुप में मौजूद हैं और उनको भी उन्होंने डांट दिया ठीक ठाक करके। तो मुझे लगता है ये कि पार्टी बिखर रही है, मुंतशिर हो रही है। पार्टी तो बिखर रही है और हुकूमत एक तरफ से दावा भी कर रही है कि जी पीटीआई की मकबूलियत और वोट बैंक जो है वो खत्म हो चुका है, मगर इसके बावजूद हम ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ का मुकाबला करने के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद वो देख रहे हैं। तो नून लीग और पीपल्स पार्टी का ज़िमनी इलेक्शन में इत्तेहाद होना क्या मजबूरी रही होगी? देखिए, एक तो बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टी एज अ पार्टी काम नहीं कर रही और दूसरा है वोट बैंक। मेरा ख्याल है वोट बैंक इतना डैमेज नहीं हुआ है, वोट बैंक अपनी जगह बरकरार है। जहाँ जहाँ था, सिंध में नहीं था, सिंध में नहीं है, पंजाब में था, पंजाब में है, केपी में बहुत तगड़ा है, बलूचिस्तान में बिल्कुल नहीं था, वहाँ बिल्कुल नहीं है। एक सिंपल सा फार्मूला है। तो वोट बैंक तो मौजूद है और मेरा ख्याल है पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात ही नहीं, अभी तक बल्दियाती इंतखाबात भी नहीं हुए हैं। आपने गौर किया हो जी, तो सिंध में हो गए, केपी में हो गए। नासिर साहब, कल ही ख्वाजा आसिफ साहब एक इंटरव्यू में ये फरमा रहे थे कि 6 महीने के अंदर ये हो जाएंगे। बिल्कुल ये कंसर्न मौजूद है, इसका उन्होंने जवाब भी दिया कि अब उनका ये जो बयान है सच साबित हो सकता है। मेरा ख्याल है हो जाने चाहिए थे। अब तो सिंध का जो टेन्योर है लोकल बॉडीज का वो 1-1.5 साल में खत्म हो जाएगा, नए इंतखाबात हो जाएंगे। केपी की सूरत हाल भी है, केपी के सिंध से पहले हुए थे। पंजाब में मुस्तकिल टाल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का फैसला बार बार उन्होंने फैसला किया है और अब की बार 1 महीने पहले उन्होंने कहा था अब हम जब इजलास बुलाएंगे तो हम आपको डेट देंगे। वो इजलास अभी तक नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं। तो वहाँ वो इसी वजह से इंतखाबात नहीं हो रहे हैं कि कुछ मेरा ख्याल है परेशानियाँ हैं, कुछ दुश्वारियाँ हैं, कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ का एहसास है कि लोग, होता है ये बहुत होता है कि लोग फिर वक्त खामोश हो जाते हैं और उसके बाद जब बाहर निकलते हैं तो वोट देकर वो इंतकाम लेते हैं। जब भी तो जुमला तारीख़ी जुमला है बेनज़ीर भुट्टो का कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, तो वोट की पर्ची बेहतरीन इंतकाम है। तो ये हो सकता है बिल्कुल, लेकिन पीटीआई को इसके लिए यकजा होना पड़ेगा, मुत्तहिद होना पड़ेगा। ये ना हो कि फिर इंतखाबात में टिकटों का मसला आ जाए, टिकटों की तकसीम का मसला जो अभी आ रहा है, ज़िमनी इंतखाबात में आ रहा है, बल्दियाती तो बात की बात है, उसमें आ रहा है। और वो आप देखिएगा कि क्या सूरत बनती है। अभी तो खैर ये अच्छा फैसला हुआ कि जब तक ये तमाम चीज़ें सामने ना आ जाएं उस वक्त तक उनके जो वरसा हैं, मतलब उमर अय्यूब का। तो अभी हम पीटीआई में इख्तिलाफात देख रहे हैं, पीटीआई को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। नासिर बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और हम देख रहे हैं कि पीटीआई जो है वो उसके लिए मुश्किल जा रही है। 9 मई के केसेस हों, नाअहलियाँ हों, सज़ाएँ हों, तो वो पीटीआई के लिए बढ़ती चली जा रही हैं। और आगे हम देख रहे हैं कि पीटीआई में अपने इख्तिलाफात भी हैं, तो इन इख्तिलाफात को भुला के मुत्तहिद होने की ज़रूरत है अगर पार्टी को बचाना चाहते हैं। तो अब हम ब्रेक की तरफ जाने लगे हैं और इसके बाद हम अपने घुटनों के मसाइल की बात करेंगे कि नौजवानों में घुटनों के मसाइल क्यों हैं, सेहत के हवाले से क्या क्या मसाइल दरपेश हैं नौजवानों को, इस पर भी बात होगी। यहाँ वक्त ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और बात करेंगे जी अब सेहत की। और हम अक्सर अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि बुजुर्ग और बड़ी उम्र के जो अफराद होते हैं उनको जी घुटनों का बड़ा मसला होता है, घुटनों से आवाज़ें आती हैं और शदीद दर्द होती है जिसकी शिकायत हम देखते हैं अक्सर। लेकिन तशवीशनाक पहलू ये है कि अब ये मसला सिर्फ बुजुर्गों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि नौजवानों में भी तेज़ी से ये मर्ज़ जो है वो फैल रहा है। और ख़ास तौर पर नौजवान जो मोटापे का शिकार हैं और घुटनों के मसाइल न सिर्फ रोज़मर्रा मामलात को बुरी तरह मुतासिर करते हैं, बल्कि मरीज़ को शदीद तकलीफ और जहनी दबाव का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे में अक्सर इलाज के तौर पर घुटने के ऑपरेशन या घुटने की तब्दीली का मशवरा भी दिया जाता है। बिल्कुल, लेकिन असल सवाल यहाँ पर यह कि क्या वाकई घुटने की तब्दीली मुमकिन है और ये ऑपरेशन कितना महफूज और मौसर है,
इसके बाद मरीज की ज़िंदगी में कितनी आसानी आ सकती है, इसी पर बात कर लेते हैं। स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद है मारूफ ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अकमल ज़ेब साहब। डॉक्टर साहब खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। थैंक यू। डॉक्टर साहब, ये जो घुटनों में आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, अचानक दर्द होना शुरू हो जाता है, नौजवानों का भी मसला बन गया, पहले तो बूढ़े लोगों का होता था, इसकी वजूहात क्या है? सबसे पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखें, जो हमारे घुटने के जोड़ हैं ये बड़े वर्सटाइल किस्म का जोड़ है। हमारी पूरी बॉडी का वेट हमारे घुटनों से होके गुजरता है। तो जब आपने मूव करना है, उठना है, बैठना है, इवन सोना है, हर टाइम जो इन वर्किंग है हमारा जॉइंट, वो घुटने का जोड़ है। तो ऐसे में घुटने के जोड़ की हड्डी या इसके ऊपर मौजूद कार्टिलेज एट रिस्क होती है। किसी भी वजह से उस पर जब स्ट्रेस आएगा, चोट लगेगी, कोई प्रेशर आएगा, तो वो डैमेज बड़ी जल्दी हो जाती है। सही। तो जब भी घुटने की हड्डी या उसके ऊपर मौजूद कार्टिलेज डैमेज होती है तो वो घुटने में दर्द और घुटने की तकलीफ की वजह बनती है। अब दो अलग अलग ग्रुप्स हैं। एक तो ओल्ड एज का आर्थराइटिस है। ऐसा आर्थराइटिस जो ओल्ड एज में जाके होता है उसको हम डीजेनरेटिव ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं। उसका हमने नाम एक डीजेनरेटिव रखा है। डीजेनरेटिव से एहसास होता है या नज़र आता है कि डीजेनरेटिव का मतलब है कि ये एज रिलेटेड है, कि आहिस्ता आहिस्ता एज के साथ ये डेवलप हुआ। जबकि दूसरा जो नौजवान के मसाइल हैं वो आमतौर पे स्पोर्ट्स इंजरीज की वजह से या कोई चोट लगने और उसको इग्नोर करने की वजह से, ओवरवेट एक वजह हो सकती है। ओवरवेट या सेडेंटरी लाइफस्टाइल अल्टीमेटली हमारी बोन्स, हमारे जॉइंट्स की वीकनेस का एक बहुत बड़ा रीज़न है। लेकिन मोटापे की वजह से आमतौर पे जोड़ पे चोट नहीं लगती। जो चोट लगने की वजह है वो नौजवानों में मोस्ट कॉमन रीज़न है जॉइंट पेन और जॉइंट स्टिफनेस और जॉइंट के मसाइल की। और अगला जो बात है ओल्ड एज में, ओल्ड एज का जो डीजेनरेटिव ऑस्टियो आर्थराइटिस है, ये एक तरह से एक नेचुरल वे ऑफ लाइफ है। नेचर ने एक वे डिसाइड कर दिया है, हम सबको उससे गुजरना ही गुजरना है। अच्छा, तो घुटनों की तब्दीली की बात करते हैं और ऑपरेशन ये कितना महफूज होता है और इसमें रिस्क कितना दिखाई देता है? देखें, जो डीजेनरेटिव ऑस्टियो आर्थराइटिस जिसकी हमने बात की, बेसिकली इसके 4 ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1 to 4। ग्रेड 1 पे डिजीज़ शुरू होती है और ग्रेड 4 जो है वो एडवांस डिजीज़ की स्टेज है और वहाँ पर हमारे नी जॉइंट्स जो हैं वो तकरीबन ख़त्म हो चुके होते हैं। अगर एक मरीज़ चल फिर रहा है, उसको कोई कोमॉर्ब्स नहीं है, वो किसी अपने डेली रूटीन के काम करता था और उसका जोड़ जो है वो स्टेज 4 आर्थराइटिस की वजह से ख़राब हो गया, तो हम उसे लाइफ टाइम के लिए स्टिक या वॉकर या बेड पे तो नहीं छोड़ सकते। उसको मोबाइल करना है एटलीस्ट। मरीज़ जितनी जल्दी मोबाइल होगा वो नॉर्मल वर्किंग पोजीशन में आएगा, वो बहुत सी बीमारियों जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, मोटापा, इन सारी चीज़ों से बच जाता है। जैसा कि जब मरीज़ बेड रिडन होता है तो उसका वज़न बढ़ता है, फिर उसको ब्लड प्रेशर के मसाइल स्टार्ट होते हैं, फिर शुगर के मसाइल स्टार्ट होते हैं, तो मरीज़ मसाइल में घिरता चला जाता है। इस सारी सिचुएशन से बचने के लिए जो प्रोसीजर डिज़ाइन किया गया उसको टोटल नी रिप्लेसमेंट कहते हैं। अगर घुटने खराबी की वजह से मरीज़ नहीं चल पा रहा तो हमें मरीज़ को घुटनों के तब्दीली की तरफ ले जाना पड़ता है। ये आखिरी स्टेज होती है। अब अगला सवाल है कि क्या घुटनों की तब्दीली करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये भी तो घुटनों की तब्दीली के जिस तरह के मेडिकल साइंसेज ने सारी दुनिया में तरक्की की है, रोबोटिक्स आ गया, AI आ गया, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसने मेडिकल साइंसेस को तब्दील करके रख दिया है। घुटने की तब्दीली भी अब बहुत एडवांस हो चुकी है। इतने अच्छे अच्छे इम्प्लांट्स के डिज़ाइंस आ चुके हैं, इतने टेक्निकलिटीज़ आ चुकी हैं, लेकिन वो महंगे भी बहुत हैं। अब डेफिनेटली महंगे हैं, वो अलग एक बहस है। लेकिन अगर बात ये है कि ये ऑपरेशन कितना महफूज है, तो घुटने की तब्दीली का ऑपरेशन तकरीबन 100% महफूज है। अच्छा। अगर खुदा ना खास्ता कोई इन्फेक्शन ना हो। सही। अगर ये ऑपरेशन करवा लें तो इसका लाइफ स्पैन कितना है या फिर हमें दोबारा चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है? इट इज़ रफली सेड दैट 20 years एक डेफिनेटिव पीरियड है जब तक आपका जो नी जॉइंट है या बॉडी का कोई भी जॉइंट है अगर तब्दील किया गया है तो उसकी लाइफ 20 साल तक होती है। यानी और जिस एज में ये करवाया जाता है तो फिर ये समझे लाइफ टाइम के लिए ही होता है एक तरह से। डेफिनेटली आमतौर पे सोचा यही जाता है कि जब भी हम मरीज़ को नी रिप्लेसमेंट या जॉइंट रिप्लेसमेंट की तरफ ले जाएं तो उसको उसकी एज अराउंड 50s होनी चाहिए ताकि वो एक्सपेक्टेड एज लिमिट से बाहर तक जा रहा है। अच्छा, नौजवानों में मसाइल की बात कर रहे थे और हम ब्रेक में मेरे घुटने की बात कर रहे थे। इनका घुटना लॉक हो जाता, चाबी नहीं मिलती। घुटना लॉक
घुटना लॉक होने का जो प्रॉब्लम है। देखें हमारे नौजवानों में जो घुटने के मसाइल हैं वो बहुत उनका ख़ास ताल्लुक सेडेंटरी लाइफस्टाइल से। हमारे नी के अराउंड ग्रुप ऑफ मसल्स हैं जो नी की मूवमेंट्स को करवाते हैं। अगर आपके वो मसल्स वीक हैं या वो मसल्स की अटैचमेंट वीक है या आपके वो मसल्स प्रॉपर वर्किंग पोजीशन में नहीं हैं तो डेफिनेटली उनकी जो फंक्शनिंग है वो मुतासर होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ओवरवेट के तो हमने बात की, अंडरवेट वालों का भी ये मसला हो जाता है घुटने का? मैं पहले सवाल घुटने बर्दाश्त घुटनों पे चलते हो। जो हमारे घुटने हैं इनके अंदर अल्लाह ताला ने बारीक बारीक झिल्लियाँ रखी हैं, उनका नाम है मेनिस्कस। दे वर्क एज शॉक एब्जॉर्बर्स। वो दोनों हड्डियों को आपस में टकराने नहीं देते। वो जब हम चलते हैं, आपने देखा है चलते वक्त हम पाँव उठा के आगे रखते हैं तो प्रॉपर एक जर्क आता है। उस जर्क को बियर करने के लिए अल्लाह ताला ने सॉफ्ट टिश्यू रखा हुआ है दोनों नी जॉइंट्स के अंदर, उसको हम कहते हैं मेनिस्कस। तो यंग एज में तो वो मेनिस्कस जो मैस है वो बड़ा फ्रेश होता है, बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग होता है, उसकी वो सारे नी की मूवमेंट्स को बड़ी इजीली कराता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वो जो मेनिस्कस है वो भी पुराना होता जाता है और फिर मसाइल आना, उसमें भी डीजनरेटिव चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। और आफ्टर 30s या 40s अगर कोई नी ट्विस्टिंग इंजरी हो या कोई स्पोर्ट्स इंजरी हो तो दैट कैन लीड टू मेनिस्कल टीयर। जब मेनिस्कल टीयर होता है तो ये एक बहुत बड़ी वजह है नी की लॉक होने की, और जब भी नी मेनिस्कस इंजरी की वजह से लॉक होता है तो वो फिर खुद ब खुद सीधा करना बड़ा मुश्किल होता है। लास्टली हमें ये बता दें शॉर्टली कि जब नी रिप्लेसमेंट हो जाती है तो क्या रेकमेंड किया जाता है, कितने अरसे के बाद जो मरीज है वो फिर मामूल की अपनी जो वॉक है वो कर सकता है? देखें आइडियली तो नी रिप्लेसमेंट के बाद विद इन 24 आवर हम मरीज़ को मोबाइल कर देते हैं और मरीज़ को अपनी टांगों पे खड़ा कर देते हैं। उसके बाद मरीज़ की प्रॉपर फिजियोथेरेपी होती है। 2 वीक्स का पीरियड होता है जिसमें वूंड हीलिंग और टांकों के खुलने का इंतज़ार किया जाता है। एक दफ़ा अगर वूंड हील कर जाए, टांके खुल जाएँ, उसके बाद मरीज़ को अर्लीस्ट आपने फुल रेंज ऑफ मूवमेंट लेनी होती है और मरीज़ को चलाना है, मोबाइल करना है। इसमें कहीं कोई ऐसी रुकावट नहीं है कि हम मरीज़ को चलने से मना करें। लें जी, बहुत सारे जो मिथ्स थी, बहुत सारे जो लोगों के सवालात थे कि पता नहीं ये कितना महफूज है, कितना मौसर है, हाँ ये भी लगे आज हमने डिस्कस कर लिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी आमद का, और बड़े बेहतरीन अंदाज में समझाया कि जिनके घुटने भी लॉक है। मतलब आज हमारा टॉपिक तो ये था नी रिप्लेसमेंट। जैसे मेरी अम्मा कहती है तो हल्ले तो बुजुर्ग हो गए। हमारे बुजुर्ग सही एक्टिव है, लेकिन नौजवानों में ये मसला बहुत आम है और इस मसले का हल भी हमने ढूंढ लिया है और मेरे मसले का भी हल निकल आया है। तो हम घुटनों पे चल के जाते हैं और ब्रेक लेते हैं और हेडलाइंस के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे। आप देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जनाब बहन और बेटी को विरासत में मिलने वाले हक की। तो बेटी जब पैदा होती है तो घर का हर कोना खुशियों से भर जाता है और जब वो बहन का रुतबा पाती है तो फिर सारी जिंदगी अपने भाइयों पर जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार हो जाती है, हत्ता कि वो अपनी माँ की कमी तक महसूस नहीं होने देती। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब भाइयों को अपनी बहन के साथ मोहब्बत बांटने और उसका जायज़ हक देने का वक्त आता है तो उससे महरूम कर दिया जाता है। अगर कोई बहन मजबूरी के बाइस अपने हक का मुतालिबा कर भी देती है तो उसे अक्सर देखने में यह आता है कि जी भाई इससे जिंदगी भर का नाता तोड़ देते हैं, जो कि इंतहाई तशवीशनाक बात है। बिल्कुल जी। और हालिया दिनों सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा ही आम मुकदमा सामने आया। एक भाई ने अपनी बहन के विरासती हिस्से के खिलाफ दरख्वास्त दायर की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने 2 टोक अल्फाज में वाज़ेह किया कि कुरान मजीद में बहन का हिस्सा साफ और खुले अंदाज में बयान किया गया है, इससे इनकार किसी सूरत मुमकिन नहीं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि बहनें खाना बनाकर देती और घर की सफाई करती हैं, भाई बहनों से खिदमत करवाते हैं मगर जायदाद में उनका हक देने से गुरेज करते हैं। अदालत ने भाई की दरख्वास्त खारिज करते हुए बहन के हक को बरकरार रखा। बेटियों और बहनों की विरासत के हवाले से हमारे मुआशरे में गैर संजीदा समाजी रवैये क्यों परवान चढ़ रहे हैं और इनको दुरुस्त करने के लिए क्या अमली इक़दामात किए जा सकते हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी काउंसिल के चेयरमैन मुफ्ती रागिब नईमी साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले कहिएगा, इस्लाम ने बेटियों और बहनों के विरासती हक के बारे में क्या वाज़ेह अहकामात दिए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरीयत ने इंसानी रिश्तों में से हर अहम रिश्ते जिसका ताल्लुक़ खूनी एतबार से किसी भी शख्स के साथ होता है और ख़ास तौर पे वो शख्स
जो कि इस दुनिया से चला गया है, जो दुनिया से रुखसत हो गया है, और उसके मालो असबाब अब उसकी वरासत बनते हुए उसके उन रिश्तेदारों के अंदर तकसीम किए जाएंगे जो कि खूनी एतबार से उससे ताल्लुक़ रखते हैं या वो दीगर एतबार से और रिश्तों के एतबार से उसके ताल्लुक़ रखते हैं। जब भी हम खूनी रिश्तों की बात करते हैं तो खूनी रिश्तों में किसी भी मर्द या औरत के लिए उसके बेटे, उसके बेटियां या वो रिश्ते जिसका ताल्लुक़ खून की बुनियाद पर उसके साथ जुड़ता है नहायत अहम करार पाए हैं। और शरीयत ने अमूमी तौर पे इन रिश्तों को असहाब फ़ुरूज़ के दायरे कार के अंदर रखा है। यहाँ पे हम बात करते हैं ख़ास तौर पर लड़के और लड़की के दरमियान में हिस्से की तकसीम, जो कि आपस में एक दूसरे के बहन और भाई कहलाते हैं। जब भी कोई वालिद या वालिदा का इंतकाल होता है और उनके पीछे उनकी औलाद में बेटे और बेटियां दोनों मौजूद हैं, तो शरीयत ने बड़े वाज़ेह अंदाज में उनके लिए हिस्से का तयन किया है। लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन कि मर्द को जायदाद में से 2 हिस्से मिलेंगे और औरत को जायदाद में से 1 हिस्सा मिलेगा। यानी एक ही रिश्ते के दर्जे के ऊपर अगर मर्द और औरत यानी बहन और भाई मौजूद हैं तो उनके दरमियान में हिस्सों का जो निस्बत है उसको बड़े वाज़ेह अंदाज़ में मुतय्यन किया गया, वो 2 और 1 की है। यानी भाई को 2 हिस्से मिलेंगे और बहन को 1 हिस्सा मिलेगा, और ना बहन भाई को इस हिस्से के लेने से रोक सकती है और ना ही कोई भाई अपनी बहन को इस हिस्से के लेने से रोक सकता है। शरीयत ने बहुत कैटेगोरिकली इसको बयान कर दिया। और साथ ही हुकूक के बाब में इस बात को भी बड़े वाज़ेह अंदाज में बयान किया गया कि अगर कोई शख्स दूसरे के हिस्से या दूसरे के माल पे जबरन कब्ज़ा करता है या वो उसकी इजाज़त के बग़ैर करता है तो उसे अल्लाह ताला के यहाँ जवाबदेह भी होना पड़ेगा, और फिर उसे उस तमाम आख़ज़ करदा माल व असबाब और दौलत के बदले में अपनी नेकियां देनी पड़ेंगी क़यामत के दिन जब उसका मामला अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और फिर हम ये भी देखते हैं, बिल्कुल आपने बताया कि बड़े खुले और वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं, आपने भी बड़े अच्छे तरीके से उन्हें एक्सप्लेन किया सर। लेकिन ये जो मामलात ऐसे हैं कि ये तशरीह तलब नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमारे माशरे के अंदर बेटियों बहनों को उनका हक देने में आखिर हिचकिचाहट क्यों है? ये हिचकिचाहट बुनियादी तौर पे इस ज़मीन पे रहते हुए इस ज़मीन के जो पुराने नॉर्म्स हैं जिनका ताल्लुक़ दीगर मज़ाहिब के साथ है, जो उसकी वजह से हम अपने माशरे में रहते हुए लोगों में इस तरह के माशरती रवैयों को परवान चढ़ता हुआ देखते हैं कि दीगर मज़ाहिब जो कि बरसग़ीर पाक व हिंद में पनपे हुए हैं उनमें चूँकि बेटियों का रिश्ता इस तरह से मुतय्यन नहीं है और ना ही उन्हें दिया जाता है। ये वो बुनियादी वजह है जिसकी बिना पे बेटियों को या बहनों को जायदाद के अंदर हिस्सा नहीं दिया जाता है। अच्छा सर, हम ये भी देखते हैं कि कुछ बहनें जो हैं वो मोहब्बत में ही अपना हक लेने से इनकार कर देती हैं, तो इसमें फिर भाई के लिए क्या अहकामात हैं? देखिए, हम ये समझते हैं कि भाई को तो ये चाहिए कि बहनें अगर इनकार भी कर रही हैं तो वो ज़बरदस्ती उनका हिस्सा दें। क्या भाइयों की मोहब्बत इस बुनियाद के ऊपर बहनों से जारी रहेगी कि बहनें उसके हक़ में अपने हिस्से माफ़ कर दें? ये इंतहाई अहम बात है और सोचने की बात है। और इसका वाइस वर्सा क्यों नहीं होता? भाइयों को बहनों की मोहब्बत हासिल करने के लिए वो अपने हिस्से को माफ़ क्यों नहीं करते हैं और वो अपनी जायदाद का एक हिस्सा जो है अपनी बहनों के नाम क्यों नहीं लगाते? यहाँ पे सिर्फ बहनों ने अपनी जायदाद को अपने भाइयों के हवाले करना है, ये बड़ी अहम चीज़ है। और फिर दूसरी बात ये है कि जो कि इसके साथ ताल्लुक़ रखती है कि यहाँ पे ज़बरदस्ती बहनों के मुंह से कहलवाया जाता है जी हमने अपना हिस्सा अपने भाई को माफ़ कर दिया। बात तो ये है कि पहले आप वो हिस्सा अपने बहन के हाथ पे रखें, उसको मुकम्मल तौर पे उसका मालिक बनाएं, उसके बाद फिर देखें कि बहन की मोहब्बत जागती है कि नहीं जागती, कि वो अपने भाई को वो रकम या अपनी जायदाद का हिस्सा वापस करती है या नहीं करती है। देखिए, जिसको आपने कब्ज़ा दे दिया, जिसको आपने हाथ में उसका हिस्सा थमा दिया तो और वो 2, 4, 5, 10, 15 लाख रुपया की रकम है,
तो वो तो बहन वापस नहीं करेगी। और ज़रूरियात तो हर शख्स की हैं, तालीमी ज़रूरियात, ज़रूरियात हैं। इसमें हम ये भी देखते हैं कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि अगर बहन माफ़ भी कर देती है, अपना हक नहीं भी लेती है, तो उनके बच्चे अगर बड़े होते हैं तो वो मुखालिफत इस चीज़ की कर देते हैं, तो फिर क्या रूल लागू होता है और फिर उस पर कैसे अमल दरामद किया जाए? ये हक तलफी तो नहीं है उन बच्चों की? देखिए, अपनी ज़िंदगी में कोई भी शख्स किसी दूसरे के लिए अगर कोई चीज़ विड्रॉ करना चाहे तो विड्रॉ कर सकता है, और वो फिर उसकी मौत के बाद भी वो चीज़ बाकी रहती है, वापस नहीं होती है, अनलेस कि ये साबित ना कर दिया जाए कि ये ज़बरदस्ती किया गया काम है, और उसके लिए बाकायदा तौर पे आपको अदालत के अंदर जाना पड़ता है और बात को साबित करनी पड़ती है। तो ज़िंदगी में रहते हुए कोई भी शख्स दूसरे के लिए चीज़ों को विड्रॉ कर सकता है, लेकिन विड्रॉ करने के बाद उसकी वापसी मुमकिन नहीं है, वापसी नहीं हो पाएगी। हाँ, यह है कि अगर कोई माँ हयात है और बहैसियत बहन उसे कोई जायदाद मिलनी है, तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस मुबारका हर बंदे के, हर मुसलमान के सामने रहनी चाहिए, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, कि तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि तुम अपने बच्चों को गरीबी की कैफियत, फ़कीरी की कैफियत में छोड़ के ना जाओ कि वो लोगों के सामने अपने हाथों को फैलाते रहें। अब ये वाली हदीस मुबारका का मफ़हूम ये बनता है कि वालिदैन को ये चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों को इस तरह स्टैंड कर दें, खड़ा कर दें। यकीनन वालिदैन की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन मुफ्ती साहब हम देख रहे हैं कि 2025 है और अब तो अप टू डेट जनरेशन आ चुकी है, लेकिन फिर भी ख़वातीन को उनके हुकूक नहीं मिलते हैं। तो आप समझते हैं ये अदालती फ़ैसले मुआशरती रवैयों को बदल सकते हैं, कोई किरदार अदा कर सकते हैं? हाँ, इसके साथ साथ ना जुर्माना भी साथ रखना शुरू कर दें। यानी ऐसे लोग जो कि अपनी बेटियों को या अपनी बहनों को हिस्से नहीं देते हैं और वो रुकावट बनते हैं, तो फिर जितने बिल्कुल ये बड़ी आपकी साहिब तजवीज़ है जो कि आगे बड़ी अहम है, जो आपने तजवीज़ दे दी है कि जुर्माना भी इस पर होना चाहिए। जरा लास्टली इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा आप कि ये बड़ा कॉमन है सोसाइटी में, ये कह देते हैं जी हमने भरपूर जहेज दिया था बेटी को, अब विरासत में इसका हक नहीं है। जरा इसको भी इलेबोरेट कर दीजिए। देखिए, भरपूर जहेज दिया तो जो भरपूर बरी दी गई है बेटे की बीवी को, वो कहाँ पे जाएगी? और जो भरपूर वलीमा किया गया है वो कहाँ पे जाएगा? बेटी की जब शादी हुई, निकाह का मौका हुआ है, तो वहाँ पे तो 300 बंदे आए थे, लेकिन जब बेटे का वलीमा किया तो वो 1000 अफराद पे मुश्तमिल वलीमा किया है। तो ये भी तो फिर पैसे वापस लेने चाहिए ना, और बेटे को कहना चाहिए भाई हमने तेरा वलीमा कर दिया था और तेरी बेगम को हमने 10 तोले सोना चढ़ाया था और बरी में हमने इतने सूट दिए थे, तो फिर अब तुम्हारा हिस्सा नहीं बनता है जायदाद के अंदर। फिर ये भी होनी चाहिए बात ना। सही, और अपनी इतनी कीमती बेटी भी देते हैं। खैर, इस तरह के मुतालिबे तो वैसे लेकिन ये बड़ा अच्छा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और बहुत बेहतरीन अंदाज में। मुफ्ती साहब, आपके वक्त का शुक्रिया, आपने हमारी रहनुमाई की, ऑडियंस को ये समझने में मदद फराम की कि दीनी और शरई अहकामात क्या हैं और किस तरह इस पर अमल दरामद करवाया जा सकता है। और सबसे खूबसूरत बात तो जो मुफ्ती साहब की मुझे ये लगी कि जो लोग कहते हैं कि जुबानी कलामी माफ कर दी, आप भाई पहले हिस्सा देके तो देखें, हाथ में रखें, अगर फिर वो अपनी मर्जी से वापस दे दे तो और फिर उससे भी बड़ी बात यह है कि इस पे जुर्माना भी साथ करें। और यहाँ पर ना मुझे वो वैसे तो ये बहुत ही संजीदा बात है, लेकिन हल्की आंच पे मुझे वो मीम भी याद आ रही थी कि ना बहन जो है वो भाई के स्नैक्स खाती है, बचे हुई चॉकलेट खाती है, तो कहता है खा लो कोई बात नहीं, बड़े होकर मैं तुम्हारा हक खाऊंगा। तो यही कोई सूरत हाल नजर आ रही है। अब खाने पीने की बात हो रही है तो फिर जनाब चीनी और गंदम का जिक्र कर लेते हैं, जिनकी कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं और गरीब लोगों के लिए ये खाना मुश्किल हो चुका है। पंजाब भर में गंदम की फी मन कीमत हम देख रहे हैं कि बढ़ती चली जा रही है और मुख्तलिफ शहरों में गंदम की फी मन कीमत 2200 से बढ़कर अब 2800 हो गई है, जिसके बाद नान बाय मालिकान ने रोटी की कीमत पे 2 रुपए का इजाफा कर दिया है और रोटी की कीमत 14 रुपए से बढ़कर अब 16 रुपए हो गई। जी बिल्कुल, मार्केट में क्या सूरत हाल है, इस हवाले से हमारे नुमाइंदे फैसल खान से जानेंगे। फैसल, बताइएगा क्या वजूहात हैं, गंदम की कीमत में क्यों इजाफा हो रहा है? सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में गंदम की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। अब से 1 महीना पहले जो गंदम थी 2200 रुपये पर मन, अब इसकी कीमत चलेगी है 2650 रुपये पर मन। अब इसकी वजूहात क्या है? सबसे बड़ी वजह जो इसकी है वो डिमांड एंड सप्लाई है, यानी कि तलब और रसद। मार्केट में गंदम की जो सप्लाई है, रसद है, वो कम हो गई है और तलब जो है वो बढ़ गई है। उसकी वजह ये कि बहुत सारी गंदम जो है, अब हाल ही में जब गंदम की कटाई हुई तो किसानों को हुकूमत की तरफ से उसकी इमदादी कीमत नहीं दी गई।
अब हुकूमत की मजबूरी थी, IMF की शराइत थी, उनको वो खरीद नहीं सके गंदम। अब किसान ने गंदम तो बेचनी थी, उन्होंने औने पौने जो है गंदम बेची डीलर्स को या आड़तियों को। आड़तियों ने गंदम लेके स्टॉक कर ली और स्टॉक करने के बाद उन्होंने बहुत सारी गंदम बेची। लाइफ स्टॉक जो हम लोगों का यहाँ एक पूरा डिपार्टमेंट है उसको बेची, क्योंकि एनिमल फीड बनती है इससे। तो एक तो बहुत सारी अच्छी खासी जो है वो गंदम वहाँ चली गई। उसके बाद जो आम लोगों के इस्तेमाल के लिए गंदम थी उसकी जो है सप्लाई रसद थी वो मार्केट में कम हो गई। अब रसद कम होने से क्या होता है कि तलब बढ़ती है, रसद कम होती है, तो ऑटोमेटिकली जो प्राइस होती है वो ऊपर चली आती है। तो ये एक बेसिक वजह है जिसकी वजह से इसकी जो है वो प्राइस बढ़ गई है और आने वाले दिनों में बढ़ती जाएगी, क्योंकि बहुत सारे डीलर्स ने, आड़तियों ने स्टॉक करके रखी हुई, होल्ड की हुई गंदम। उसका रीजन भी यही है कि कीमत बढ़ेगी तो हम इसको बेचेंगे। बिल्कुल, ईरान दोषी जो है इसे बड़ी वजह करार दिया जा रहा है गंदम की कीमतों में इजाफे की। बहुत शुक्रिया फैसल खान हमारे साथ मौजूद थे और अपडेट कर रहे थे कि इस वक्त मार्केट में गंदम और चीनी के हवाले से क्या सूरत हाल है और जिसकी वजह से रोटी की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। तो आवाम देखने में बड़ा मामूली इजाफा, लेकिन गरीबों के लिए आप देखें कि 2 रुपए भी जो है रोटी की कीमत में इजाफा बहुत ज्यादा इजाफा है। खैर, ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत पे हाजिर होंगे। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि मौसम में तब्दीली आ रही है और जैसी तब्दीली आती है तो बीमारियां भी सर उठाने लगती हैं और इन्हीं में से एक मौसमी बुखार भी होता है। कभी नज़ला होता है, कभी ज़ुकाम होता है। तो ऐसी सूरत हाल में जिस्मानी कमज़ोरी भी हो जाती है, बुखार भी शुरू हो जाता है और फिर हम जी आवाज़ार भी होते हैं जैसे कि मैं भी आजकल हूँ, मुझे भी नज़ला और खांसी का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। नज़ला खांसी का अमल दखल नहीं है अमल दखल होता है, बहुत होता है, बुखार होता है तो नज़ला खांसी भी होती है। तो टोटकों से इसका इलाज कैसे हो सकता है? घर में होममेड रेमेडीज जो हैं वो आपको कैसे बुखार भी दूर कर सकती हैं, झटपट गला भी ठीक कर सकती हैं और नज़ला भी दूर कर सकती हैं और इसका आपको नुकसान भी कोई नहीं होना। मौसमी बुखार की बुनियादी अलामात क्या होती हैं, कब डॉक्टर के पास जाना इंतहाई ज़रूरी है और ये बुखार किन मौसमों में ज़्यादा आम होता है? हम बात कर रहे थे ना सुबह के अब एसी बंद हो गए हैं, पंखे चलना शुरू हो गए हैं, तो अब मौसम बदल रहा है तो इन बदलते मौसम में बहुत सारी बीमारियां भी आती है। उनका हल क्या? तो जनाब हल हमें बताएंगे हमेशा की तरह मारूफ हर्बलिस्ट नईमा आपा आज हमारे साथ स्टूडियोस में मौजूद हैं। उन्हीं से बात करते हैं। नईमा आपा, पहले तो आपको बहुत बहुत वेलकम, खुशामदीद प्रोग्राम में। ये आज तो इतनी हरियाली हमारे स्टूडियो में, ये किस तरह से? ये भी हरियाली मैचिंग चले मेरे ख्याल में आपा का साथ देते हैं। आपा शायद बकरे भी और बकरियां भी लेकर आई हैं। हरियाली वाला मौसम है तो हरियाली ले आए हैं जी, बहुत अच्छी बात है। इन डिजीज का इलाज जो है हरियाली से ही करेंगे इंशाल्लाह। देखिए ये नीम है ना, मैं बहुत दफ़ा इस शो में भी और डिफरेंट जगह पे मैं लेके जा चुकी, क्योंकि इसके फ़ायदे इतने हैं कि इस अल्लाह ताला ने हमें इस क्या कहते हैं इस दौलत से खुद कफील पाकिस्तान को किया। ख़ास तौर पे ये मौसम जो आ रहा है ना, इस मौसम में आप लोगों को चाहिए कि नीम इस तरीके की, देखिए ये मैं आज स्पेशल लेके आई, ये सेमी ड्राई है, ठीक है, ये 2 दिन का उतरा, ये बिल्कुल फ्रेश नहीं है। आपने इसको जब फ्रेश लेना है तो इसको उबाल के, बेशक किसी के पास अगर कम है, इलाके से दूर है, वैसे तो है, इस सवाल ही पैदा नहीं होता ना किसी इलाके में ये ना हो, लेकिन क्योंकि हमारे प्रोग्राम जो है वो डिफरेंट कंट्रीज में देखे जाते हैं तो उधर से क्वेश्चन बहुत आते हैं कि आप हम क्या करें, तो मैं इसलिए ये लेके आई हूँ ताकि आप लोग इसको देख सकें, इसकी पहचान भी कर सकें। और दूसरा ये कि जब भी मिल जाए तो आप ज्यादा सारा बॉईल करके रख लें। जब भी क्या आपा ये किसी के घर में जाएं और बाढ़ से तोड़ लाएं चोरी ये भी नहीं, कुछ लोगों की ना ये क्वेश्चन आए थे आपा हमारे पास नहीं, दूर दराज इलाकों में, तो हम सेव कैसे करते हैं, उनका सोल्यूशन बता रही हूँ कि आप लोगों ने इसका पानी कम से कम 5-6 लीटर आप इसको बॉईल करके रख लें, इतने सारे नीम को, ठीक है, 6-7 लीटर में बॉईल करके रख लें, 2-3 बोतलें भर के जब भी आप नहाएं, एंड वाला जो एक कप है आपका उसमें थोड़ी सी फिटकड़ी और नीम का पानी जिस्म पे डालें। इंशाल्लाह जो इन्फेक्शंस होते हैं ना इस मौसम में, खास तौर पे मच्छर के काटने से डिफरेंट छोटे छोटे इंसेक्ट्स आ जाते हैं ऐसे कि जो काट जाते हैं पता भी नहीं चलता, मच्छर से, मछलियाँ सी जो भी होती हैं, तो उसकी वजह से। और दूसरा ये कि जब ये इन्फेक्शन होता है, बुखार जो होता है हमेशा इन्फेक्शन की वजह से होता है, चाहे वो कोई भी इन्फेक्शन हो, बॉडी के अंदर हो, बॉडी के बाहर हो, कि जब वो ज़्यादा बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं तो फिर वो बुखार की शक्ल इख्तियार कर जाता है। लेकिन अगर बुखार हो गया है आप लोगों को, सबसे पहले तो हमारे ये जो इधर 2 चौकीदार बैठे हैं ना, जो गले टॉन्सिल जिनको बोलते हैं, है ना, ये आपको अलार्म दे देते हैं कि हाँ तबीयत में गड़बड़ हो रही है, आगे इससे मजीद गड़बड़ हो सकती है। उसका इलाज भी है, लेकिन बुखार हो गया है, आपने इम्यून बूस्टर जो कहते हैं ना कि इम्यून को बूस्ट करना है, तो बूस्ट किस चीज़ से करना है कि हर मौसम में अल्लाह ताला ने हमें हर चीज़ दे के भेजा है। हम खुद चॉइस करते हैं कि हमने अच्छी चीज़ें नहीं खानी, हमने वो चीज़ें खानी जिनसे हमारा इम्यून कमज़ोर हो। तो ये बहुत बड़ी दौलत है इस मौसम में। आता भी थोड़े से मौसम के लिए, मैं आपकी शो में अक्सर उज़ैर लेके आती रहती हूँ, वो मौसमी फल
जो थोड़े से मौसम के लिए आते हैं, थोड़े से टाइम के लिए, लेकिन वो बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज कर जाते हैं। बस ये फिर मैं रख लूंगी ना आज, मेरा इलाज आपका इलाज आपको क्या हुआ है? मेरा भी गला इसी तरह की प्रॉब्लम्स है मुझे। हाँ नहीं, ये गले के लिए नहीं बता रही, ये मैं बुखार के लिए आपके लिए। और अब ये गले से आगे बुखार वाला मरज बदल ले, बुखार की वजह, गले की वजह से बुखार, गले की वजह से बुखार ज्यादा होता है। आप लोगों को बताऊं, ये है मीठा, ठीक है, इसको मीठा बोलते हैं। ठीक, खास तौर पे मच्छर के काटने से बुखार हो, आपको किसी इन्फेक्शन से बुखार हो, मलेरिया हो, कोई भी चीज, ठीक है। अगर आपको खुदा ना खासा मलेरिया है, ठीक है, मलेरिया डायग्नोज हो गया है, तो आप लोगों ने इसका देखे तरीका, सिर्फ काटा मैंने किस मकसद के लिए, सिर्फ ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूं। अगर तो आप लोगों को मलेरिया है तो इसका जो ये सीड है, ये बीज आप लोगों ने इसके समेत चूसना है, ये बीज आपके अंदर जाना चाहिए। अच्छा। ये बहुत बड़ा इलाज है। आप जिस तरह हो जाता है ना मलेरिया हो जाता है, तो मलेरिया हो, टाइफाइड में भी, टाइफाइड में खरबूजा खिलाते हैं ना, इस तरह मलेरिया में ये खिलाते हैं। बुखार, इस मौसम के बुखार के लिए ये कहीं बेहतरीन दवा है। आप पेट भर के कम से कम 1 दर्जन 1.5 दर्जन मिठे जो है चुसा दे के देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको फौरन से रिलीफ मिलेगा। ये सिर्फ इसलिए काट के दिखाया। नॉर्मल बुखार में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो दांतों के जरिए भी ग्राइंडर लगा लेते हैं कि नहीं इसका पल्प नहीं जाना चाहिए, नहीं इसकी बीज नहीं, ये दवाई है। सही। जो आप महंगी महंगी दवाइयां लेते हैं, जो कैंडी समझ समझ के खा रहे होते हैं, वो अंदर का इम्यून हमारा खत्म कर देता है, ठीक है। ये एक बहुत बेहतरीन इलाज है। और बुखार हो ना हो, मैं सिर्फ ये बुखार का नहीं बता रही, बुखार हो ना हो, मौसम का हर फ्रूट एटलीस्ट 3 बार खाना चाहिए। मिठे नॉर्मल भी, नॉर्मल बंदे आप, मैं, अल्लाह का शुक्र इस वक्त हेल्दी है, लेकिन हमें भी ये खाने चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं आपकी तरफ। आप कह रहे मेरा गला खराब है, ठीक है, गला खराब है या स्नीजिंग हो रही है या थोड़ा सा इरिटेशन हो रही, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन, और ये भी बुखार का इलाज है, ठीक है। बुखार जिस तरह अब मौसम के, एक तो मैंने ये बताया ना, ये एडवांस में भी खाएं, ठीक है, ये एडवांस का नहीं है, ये एडवांस में भी खाएं। अगर बुखार ज्यादा है तब भी खाएं, बुखार इंशाल्लाह फौरन से टूटेगा। अच्छा जी, अब आते हैं जिस तरह आपने बताया कि बुखार है, गला खराब है, सुबह से शाम तक बुखार हो जाए, 2 घंटे का 4 घंटे का, अचानक से तबीयत खराब हो जाती है, तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन दवाई है, बहुत बेहतरीन। आप लोग आज ही आजमाएं। इसमें थोड़े थोड़े यूं कट लगा लें, ठीक है, और इसके अंदर पिसी हुई काली मिर्चें, सिर्फ नमक और काली मिर्च से जो होता है ना 2.5 पैर वाला बुखार, उसका फौरन इलाज है, फौरन। और ये गला अचानक से खराब होता है, ठीक है। बहुत कम लोग ऐसे हैं कि बहुत लोग ऐसे जो कहते हैं कि नहीं हमें गले में ना इरिटेशन होती है, गला खराब होता है, तो उनके लिए मेरी एडवाइस वो गरारे कर लें, लेकिन ये इलाज जरूर करें, क्योंकि इससे हमारा जो काली मिर्च है वो बादी खत्म करती है जिस्म के अंदर से, इस मौसम में जो अमूमन खाने पीने की वजह से हो जाता है। वरना ये मिथ है कि जो लेमन है, खट्टा है, तो गला मजीद खराब सूट नहीं कर रहा। किसी को अगर नहीं सूट कर रहा, 1% लोग हैं, ठीक है, तो वो बेशक इसको स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज किसी को ऐसा है नहीं ना सूट करे। मैंने इलाज साथ में बता दिया कि आप गरारे करें। इलाज वैसे भी गरारे जो है वैसे ही बहुत बड़ा इलाज है। सादा पानी की आप गरारे करें, गरारा इतना लंबा करें कि आपको थोड़ी सी वॉमिट आए। और आप ये जो काली मिर्च है, ये कहते हैं हनी के साथ भी आपको लेनी चाहिए अगर आपका गला खराब है। वो खांसी में अगर खांसी हो ना, तो फिर आप काली मिर्च मिला के तो आप हनी को चाटें, इंशाल्लाह खांसी में फौरन से। एक होती है ना जो उसको कहते हैं कि हाँ ऐसे हल्की हल्की खांसी उठती रहती है, धुनक जिसको कुछ अजीब सा लफ्ज बोलते हैं, खुनकी सी होती है, उस खुनकी का इलाज है काली मिर्च और शहद, उसमें मिक्स करके वो चाटते हैं। अच्छा जी, अब ये है काली मिर्च मैंने इसके अंदर भर दी है, ठीक है। इसको आप लोगों ने करना ऐसे है कि आराम आराम से ना इसका जो रस है, ठीक है, इसके बीज लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने आराम आराम से ना इसको चूसना है, ठीक है, चूसना है। मैं पूरा भी चूस सकती हूँ, लेकिन क्योंकि फिर वो बोलना मुश्किल हो जाएगा तो इसलिए ये मैंने सिर्फ आप लोगों को एक करके दिखाया। ठीक है, इसको सिर्फ एक लेमन एक दिन में, ये पूरे दिन का जो आम बुखार होता है, हमें सम टाइम फ्लू हो रहा है जिससे आपको बॉडी में ऐसे टेम्परेचर फील होगा, टेम्परेचर थोड़ा सा बॉडी से ज्यादा हो जाता है, तो ये इसके लिए बेहतरीन इलाज। और ये आज का नहीं है, ये सदियों पुराना है कि जब ये गोलियां कैंडीज नहीं थी ना जो हम खाते थे, ये इसी तरीके से इलाज किया जाता था। ये पुराना मैं बता रहा हूं। आज देखें ना आप, अब ये नीम एंटीसेप्टिक है, हम कितनी महंगी चीजें यूज करते हैं, एंटीबैक्टीरियल है, एंटीसेप्टिक है, मैं बता रही हूं, ये इसमें हर चीज का इलाज है। इसका धुआं करें, इस मौसम में धुआं करें, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि इसके कैप्सूल्स भी बनवा लेते हैं, कैप्सूल भी बनवा लें, लेकिन ये है कि इतना बुरा नहीं होता। जब हम कड़वी दवाइयां खा लेते हैं, महंगे इलाज करवा लेते हैं, तो ये अल्लाह ताला ने कुदरती हमें खजानों से नवाजा है। ये दो और भी बहुत सारी चीजें, और कौन कौन से नुस्खे आज हमारे, हाँ ये देखिए, इससे बच्चों के लिए बताएं खास तौर पे, वो मौसमी बुखार से बड़ा जो है ना इफेक्ट होता है। मौसमी बुखार से जो बच्चे इफेक्ट होते हैं उनके लिए मैं बेहतरीन दवाई लेके आई हूँ, अजवाइन। अजवाइन, हाँ, अजवाइन को आप लोगों ने 8 पैरा भिगोना है। जिस तरह मिसाल के तौर पे
आज रात को भिगो दी है, अगली रात, ठीक है, हो रहा थी, ये नहीं कि आज दिन 12 बजे तो अगले दिन नहीं, रात को भिगोना है, अगली रात 8 पैरा इसको बोलते हैं, ठीक है, 24 घंटे। और जब सोने का टाइम हो तो 1 चम्मच अजवाइन, छोटा बच्चा है तो आपने टीस्पून लेनी है, ठीक है, अगर थोड़ा सा अडल्ट 12 साल से ऊपर है तो 1.5 टीस्पून लेनी है, अगर फिर और ज्यादा बड़ा तो आपने टेबल स्पून लेनी है, ठीक है। बुखार किसी को भी हो सकता है, मौसमी बुखार, तो 8 पैरी अजवाइन है, आज रात भिगोई, कल रात उसको आपने सही पकाना है कि वो आपकी आधी रह जाए। उसके अंदर फिर एक सिर्फ यूं थोड़ा सा पिंच नमक मिक्स करके तो आप उसको पिला के सुला दें। उससे पानी में पकाना है? हाँ, भिगोना पानी में ही है ना यार, पानी में भिगोना ना, एक गिलास पानी के अंदर इसको भिगो दें, 8 पैरा भिगो दिया है, फिर उसको पकाना है, पका के जब वो पानी आधा रह जाए, रात को बिस्तर में लेटते हुए जो आपके अंदर छुपा हुआ भी बुखार, इसको कहते हैं ना हड्डियों में बुखार है, वो भी निकल जाएगा। हड्डियों में जो बुखार है, दर्द करती हैं, हड्डियां दर्द करती हैं इस मौसम में, वैसे हड्डियां, क्योंकि देखिए ना एसी चल रहा है, एसी से बाहर निकलते हैं, अंदर आते हैं, हमारा बॉडी जो हमारा थर्मोस्टेट है वही चेंज हो जाता है, कभी हम उसको ठंडा करें, कभी गर्म करें, तो उसकी वजह से ज्यादा बुखार बीमार होते हैं। तो इस नुस्खे को सुन ले कि आप लोगों ने 8 पैरा भिगोना है, ठीक है, और रात को भिगोना, अगली रात को बस उसको पिला के सुला दे, फौरन से कपड़ा दे दें ऊपर, पसीना आएगा बहुत ज्यादा, इंशाल्लाह बुखार उतर जाएगा। 1 दिन ना उतरे, 3 दिन का सिर्फ ये नुस्खा है, 3 दिन का टोटका है। तो छुपा हुआ बुखार और बज़ाहिर बुखार जो नजर आने वाले बुखार है, सारे बुखार भगाने का टोटका है जो आपने बता दिए, और आपके नज़ला, खांसी, जुकाम सारे मसाइल जी इन टोटकों से हल होंगे, तो जरूर आजमाएं और अपने बुखार से जान छुड़वाएं। फिल वक्त यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब बात करते हैं वो अफराद जो मुल्क से बाहर जाकर काम करना चाहते हैं, उनके लिए जी नई शर्त आ चुकी है। और पाकिस्तान की मईशत में हम देखते हैं कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं और हर साल अरबों डॉलर की तरसीलाते ज़र वतन भेजते हैं और मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन आलमी सतह पर ये 12 शिकायत सामने आती रही हैं कि हमारे वर्कर्स काम में तो मेहनती हैं, ईमानदार भी हैं, मगर बाज़ बुनियादी सलाहियतों की कमी है, जैसे कि ज़ुबान की रुकावट और मकामी सकाफत को समझने में दुश्वारी और कम्युनिकेशन की कमी और टीम वर्क में मुश्किलात के बाइस वो अपने गैर मुल्की जो लोग हैं उनके मयार पर पूरा नहीं उतर पाते। बिल्कुल, जो आजिर होते हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है उनको पूरा ही नहीं कर पाते, और फिर इन्हीं मसाइल को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने एक इनकलाबी कदम उठाया है और अब बैरून मुल्क जाने वाले हर पाकिस्तानी के लिए एक खुसूसी तरबियती प्रोग्राम लाजमी करार दिया गया है, जिसे सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग मॉड्यूल कहा जा रहा है। ये प्रोग्राम ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन और इंटरनेशनल सेंटर फॉर माइग्रेशन पॉलिसी डेवलपमेंट के इश्तराक से तैयार किया गया है, जबकि 18 सितंबर 2025 के बाद इस तरबियत के बगैर किसी भी वर्कर को रजिस्ट्रेशन या प्रोटेक्टर क्लियरेंस नहीं मिल सके। सही, और सवाल ये है कि ये मॉड्यूल किस तरह पाकिस्तान के वर्कर्स को आलमी मार्केट में ज़्यादा बाएतमाद और बावकार बनाएगा, इसके असरात हमारी तरसीलाते ज़र और मुल्क की साख पर किस तरह मुरतब होंगे, और सबसे बढ़कर कि एक आम वर्कर के लिए ये तरबियत किस कदर अमली और फ़ायदेमंद साबित होगी। इन्हीं पहलुओं पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इमिग्रेशन लॉयर राना इनाम साहब। और सर भी आपके वक्त का सबसे पहले तो वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। तो आप बताइएगा ये जो सॉफ्ट स्किल्स आप ट्रेनिंग जो करने जा रहे हैं ये किस तरह से डिज़ाइन है और किस तरह से हमारी आवाम के लिए कारआमद साबित होगी? जी बिल्कुल, ये पिछले दिनों वज़ीर आज़म ऑफिस में और जो हमारे समंदर पार पाकिस्तानी हैं उनकी वजारत ने ये बैठ के इस पे फ़ैसला किया है कि ये सॉफ्ट स्किल्स की कुछ मॉड्यूल्स दें लोगों को जो पाकिस्तान से बाहर हाईली स्किल्ड के लिए या ये लोअर स्किल के लिए वर्क परमिट्स पे ख़ास तौर पे लोग जाते हैं, उनकी उन कंट्रीज़ के मुताबिक ट्रेनिंग होनी चाहिए। वो ट्रेनिंग क्या है, सबसे पहले तो उनकी लैंग्वेज है कि लैंग्वेज क्या हो। मतलब हमारे लोग जाते हैं, जैसे आपने बताया कि मेहनत तो करते हैं, लेकिन वो उस कल्चर को, उनकी लैंग्वेज को उनके अंदर घुलते मिलते नहीं हैं। वो अपना काम किया और जाके अपने घर चले गए, फिर काम पे आए, फिर घर चले गए, तो वो थोड़ा सा उनके साथ जेल नहीं होते। तो मतलब लोग यही चाह रहे हैं कि यार इस तरह का कोई, हमारी गवर्नमेंट यही चाह रही है इस तरह की स्किल्स लाई जाएं कि लोग पाकिस्तान से ही तैयार होके जाएं और उन कंट्रीज़ में जाके प्रॉपरली काम करें। अच्छा राना साहब, ये आपने बड़ा एक अहम नुक्ता जो है वो यहाँ पे उसके बारे में आपने बात की है कि वो लोग हम देखते हैं कि वो बड़े फ्रेंडली होते हैं। मतलब आपको वैसे ही रैंडमली गुजर रहे हैं, कोई स्ट्रेंजर है आपके लिए, लेकिन वो स्माइल पास करेगा, आपको गुड मॉर्निंग कह के जाएगा। और हमारे लोग बड़े हेजिटेंट होते हैं, तो वाकई जेलन नहीं हो पाते।
तो कुछ इस तरह की बेसिक चीज़ें भी उनके अंदर जो है वो कोशिश की जाएगी कि इन्हें ये सिखाई जाए, ताकि ये वहाँ पर जाके उनके कल्चर का ख्याल रखते हुए ये उनके साथ को घुल मिल सके। जी, इसमें जो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो है वो प्रोग्राम लेके आई है, जिसमें जैसे शॉर्ट स्किल्स के लिए हमारे कुछ इदारे हैं, नेफ्टेक वगैरह, उनके अंडर ऐसे कोर्सेज आएंगे जो हमारे लोगों को ट्रेनिंग्स देंगे ताकि ये वहाँ जाएं और उनकी लैंग्वेज को, उनके कल्चर को अडॉप्ट कर सकें। सही। अच्छा, तो सर ये स्किल्स जो हैं ये खलीज ममालिक के लिए हैं या दीगर दुनिया के खित्तों के लिए भी हो सकते हैं? खलीज ममालिक के लिए भी हैं और ज़्यादातर जैसे यूरोप है या अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया है, इसमें जो मेरे नॉलेज में है गवर्नमेंट ये भी चाह रही है कि इनको इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज भी स्टार्ट में करवाए जाएं। जिन लोगों को लैंग्वेज नहीं आती इंग्लिश की या कुछ और स्किल्स नहीं आती, जैसे बेसिक आईटी के कोर्सेज हैं, वो करवाए जाएं। तो उससे ये होगा कि एक तो इनको काम में आसानी होगी और दूसरा वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके साथ भी ये प्रॉपर से कम्युनिकेट कर सकेंगे अपने काम। अच्छा, उसमें ये होता है कि आपके जो सीनियर्स हैं, जी, जाहिर है वो वहाँ के लोकल होते हैं, उनके साथ कैसे बात करनी है, अगर आपने कोई अपनी चीज़ बतानी है या उनसे पूछनी है तो वो आपको बड़ा प्रॉब्लम होता है। अब वो जो लोकल है उसको आपकी लैंग्वेज नहीं आती, आपको उसकी नहीं आती, बहुत बड़ा बैरियर है। और लैंग्वेज बैरियर तो बहुत ज़्यादा ये मसला होता है। और अगर हम दीगर ममालिक में जाते हैं तो हम देखते भी हैं कि वो इलाकाई ज़ुबान वहाँ पर बोल नहीं पाते हैं। तो यकीनन ये हर फर्द की अगर हम बात करें जो ये स्किल सीखेंगे उसका तो एतमाद बहाल होगा, उसकी साख तो बेहतर होगी, उसमें भी कॉन्फिडेंस आएगा। पाकिस्तान के इमेज में कितनी बेहतरी आएगी? पाकिस्तान ओबियसली, जब आप पिछले दिनों देखते हैं कि लंदन में मतलब यूके में या यूरोपीय कंट्रीज़ में हमारे लोग जाके अपने कल्चर को वहाँ मतलब उनके ऊपर हावी करने की कोशिश करते हैं, इम्पोज कर रहे होते हैं कि आप ये इसको देखें और ये मतलब ये आप उनके कंट्रीज़ में हैं, आप उनको उनके कल्चर को देखें, उसको उसका ख्याल करें, ना आप उसको अडॉप्ट करें, लेकिन आप उनके ऊपर अपना कल्चर इम्पोज ना करें। ठीक है, तो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अच्छा राना साहब, ये भी बताइएगा कि ये जो हमारी लेबर क्लास है, जो इस तरह के लोग हैं, कितनी बेहतरी आ सकती है इनकी कम्युनिकेशन में, इनके बिहेवियर में इस तरह के कोर्सेज के बाद? बहुत ज़्यादा आएगी जी, आप देखेंगे आने वाले वक्त में। और जैसे गवर्नमेंट ने कहा है कि 18 सितंबर के बाद 2025 के बाद ये स्किल्स करना लाजमी होगी, आप इसके बगैर जा ही नहीं सकते। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, उसमें ये होगा कि जब आपके पास स्किल्स होंगी, आप एक जॉब पे गए हैं, अब उससे बेहतर जॉब के लिए आपकी तरक्की हो जाएगी, अप्लाई कर सकते हैं। उसकी मेन वजह क्या होगी कि आपको उनकी लैंग्वेज आती होगी, आपको उनके कल्चर का पता होगा। ये तो आइडिया होगा कि कल्चर का भी पता होगा, घबराना नहीं चाहिए, ये एक और हम पे जिम्मेदारी डाल दी गई, फायदा ही होगा आपको। ये मुफ्त है या फिर पैसे लिए जाएंगे? क्योंकि भारी भरकम हम कितने पैसे लगाकर जो बाहर जा रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि ये फ्री होगा। फ्री होगा। तो खवातीन के लिए भी कुछ इसमें कोई खुसूसी ऑब्वियसली जो खवातीन इसके लिए फॉरेन वर्क परमिट्स के लिए जाती हैं तो उनको भी ये स्किल्स करना पड़ेंगी। ठीक है। और राना साहब, इनके अगर हम देखें तो ये कितनी ड्यूरेशन के लिए ये इनको करवाए जाएंगे और फिर बाकायदा इन्हें कोई सर्टिफिकेट दिए जाएंगे और इसका सर्टिफिकेशन होगी, क्या इसका तरीक़ेकार हो सकता है? ये मैक्सिमम, क्योंकि जैसे नाम से आप देख रहे हैं कि सॉफ्ट स्किल्स जी, तो ये कोई 2-3 माह का कोर्स होगा। सही। उसके बाद आपको उसकी सर्टिफिकेशन मिल जाएगी। हाँ, जो इदारे गवर्नमेंट के साथ मुंसलिक होंगे वही ये करवा पाएंगे, हर इदारा इसको नहीं कर पाएगा। हम ओवरऑल अगर देखें राना साहब, अगर जिस तरह से आपने बड़ी अहम बात की कि अच्छी नौकरियां मिल जाएंगी, बड़ा फायदा होगा लोगों को, तो फिर हमारी रेमिटेंसेस पे भी इसका असर पड़ेगा, हमारी भी तरसीलात ज़र बहुत बढ़ जाएंगी। जी, गवर्नमेंट यही चाह रही है ना कि प्रॉपर लोग सॉफ्ट स्किल्स लेके जाएं और वहाँ जाके अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करें और इसको और अपने आप को ग्रो करें, प्रोडक्टिविटी बेहतर बनाई जाए, जिससे आपकी कंट्री में रेमिटेंस भी आएंगी। फर्ज करें कि आप 1000 यूरो पे गए हैं, ठीक है, आप उनके कंट्रीज़ की स्किल्स आपने ले ली, आपने वहाँ की लैंग्वेज अडॉप्ट कर ली,
आप मज़ीद वहाँ ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, आप उस माशरे में एक बाइज्जत तरीके से रह रहे हैं, तो वो आपके कंट्री का भी फ़ायदा है और आपके घर का भी फ़ायदा है। इमिग्रेशन के अमल के लिए कितना मौसर साबित होगा और शफाफियत का भी ख्याल किया गया? हाँ, इसमें इमिग्रेशन ऑब्वियसली अगर आप को वहाँ उन कंट्रीज़ की लैंग्वेज आ जाती है और कल को आपने उन कंट्रीज़ की शरीयत इख्तियार करनी है जी, तो ऑब्वियसली कोई भी कंट्री है वो आपको बगैर उस होम लैंग्वेज के आपको इमिग्रेंट नहीं करेगा, तो उसका बेनिफिट्स आपको भी होगा, आपके कंट्री को भी होगा, क्योंकि हर बंदे की ख्वाहिश यही होगी। मैं फॉर एग्जांपल कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप है तो वहाँ हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मैं यहाँ पे मुस्तकिल सेटलमेंट हो जाए। वर्क परमिट तो आपका शॉर्ट होता है ना, दो साल का है, 3 साल का है या 4 साल का है, तो आप चाहते हैं कि मैं मुस्तकिल यहाँ रहूँ, तो उसका तरीक़ेकार यही है कि आप वहाँ की लैंग्वेज अडॉप्ट करके और बाद में आप उसको इमिग्रेशन की तरफ ले। बिल्कुल ठीक है राना साहब, वैसे बाहर जाने के ख्वाहिशमंद ज़्यादा हैं और मुझे लगता है कि हुकूमत के पास जो सीटें हैं जो ट्रेनिंग देने के लिए वो ज़रा कम होंगी, बैच फिर जो है वो आगे बढ़ाने पड़ेंगे। तो मुस्तकबिल में आप देख रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर को भी ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि वहाँ वो भी ये कोर्सेज जो हैं ऑफर करें? जी, ये प्राइवेट सेक्टर के साथ ही ये चलेगा, इश्तराक होगा। ये जो हमारे लैंग्वेज ये जो इंस्टीट्यूट बने हुए हैं वो अपने आप को गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड करेंगे या जो भी तरीक़ेकार पाकिस्तान गवर्नमेंट देगी वही इसको अडॉप्ट करके आगे से पाकिस्तानी वर्कर्स ट्रेनिंग्स करवाएंगे। बेहतरीन सहूलत है, स्किल्स सीखेंगे। तो हम बहुत शुक्रिया राना साहब आपके वक्त का, और हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तानी वर्कर्स हैं वो अपनी मेहनत और सलाहियत से अपनी जो है वो साख को बेहतर तो कर चुके हुए हैं, लेकिन अब वक्त आगे कि सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि बेहतरीन रवैयों और कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ मुस्बत तासुर भी छोड़ें। और यही मकसद है इस सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग मॉड्यूल का, जो न सिर्फ हमारे मेहनत कशों के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए आलमी तशख़्ख़ुस के लिए भी एक संगे मील साबित होगा। बिल्कुल, और देखना है कि आने वाले दिनों में ये इकदाम किस हद तक कामयाब हो सकता है। इनिशिएटिव तो बहुत अच्छा है। इसके साथ ही अब आपसे इजाजत चाहते हैं, कल दोबारा इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उम्मीद आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।